नमस्कार जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? एक मिनट। एक मिनट रुको जरा। चलिए भाई सीधे हटाओ। शुरू हो गई, ठीक है। चलिए भाई, अब ठीक है। तो कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? केमिकल इक्विलिब्रियम का जो बचा हुआ पोर्शन है वो करा दिया जाए फटाफट। ये लास्ट बैच है, ये बता देना कोई जानने वाला तो। ये लास्ट नर्चर बैच है, इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? एक मिनट रुको, एक बार बंद करके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, आ रहा है ना? कुछ दिक्कत आ रही है इसमें टेक्निकल। अभी मैं 3 मिनट में लॉगिन हो रहा हूँ, फिर 2-3 मिनट में ना रिफ्रेश करने से हो नहीं। ठीक है, अभी सही है। ये भी क्लियर। एक थोड़ा ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है इसका, उसमें दिक्कत हो रही है थोड़ी, है ना? बस ये शायद एक बार फिर से रिस्टार्ट करेगा क्या? एक मिनट रुकना पड़ेगा। ये वैकॉम टैबलेट में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका नया ड्राइवर इंस्टॉल होने लगा अपने आप। चलो, हो जाएगा, ठीक है, बाद में रिस्टार्ट कर लेंगे। चलिए काम शुरू कर रहे हैं। ये भी क्लियर था, मुंडा दिखा दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो बचा हुआ पोर्शन था पहले उसको निपटा लेते हैं ना। करना ही पड़ेगा भाई, करना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, एक बार करना पड़ेगा। अभी सब सही। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो रिमेनिंग पोर्शन था पहले उसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है।
चलिए, तो इसमें एक बात हमको पढ़नी थी, रिलेशन बिटवीन अभी सब सही चला ना, ऑडियो वीडियो सब सही, अल्फा एंड बीडी। पेन टैब में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उसका सॉफ्टवेयर एक अपडेट मांग रहा था। चलिए अब सही है सर। तो अल्फा बीडी के बीच में क्या रिलेशन है समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको वेपर डेंसिटी आपको बताया गया था, वेपर डेंसिटी के बारे में आपको ज्ञान दिया गया है मोल कंसेप्ट में, है। वीडी कौन है यहाँ पे? वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे वेपर डेंसिटी को फटाफट रिवाइज कर लें, क्विक रिकैप सुनिए। वेपर डेंसिटी ऑफ, ये मैंने बताई थी लास्ट में बात, यहीं पे खत्म हुई थी बात, ऑफ एनी गैस एक्स। मान लो कि गैस एक्स है, उसकी वेपर डेंसिटी आपको बतानी है। तो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया है, और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे दोनों की डेंसिटी को कंपेयर किया गया है। तो जैसे कोई गैस एक्स आपके पास आई, तो उसकी डेंसिटी हाइड्रोजन के रेफरेंस में आप चेक करिए, जितनी रिलेटिव डेंसिटी आएगी वही उस गैस की वेपर डेंसिटी है, बराबर। तो कोई पूछे आज के बाद आपसे वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे वेपर डेंसिटी के बारे में दो बातें। नंबर एक, ये एक रिलेटिव डेंसिटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये यूनिटलेस है क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, कोई पूछे इसके पास यूनिट होगी, हाँ इसके पास यूनिट होगी, यस, लेकिन जब दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो इसके पास यूनिट होगी, नो। तो वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होता है और रिलेटिव डेंसिटी का टर्म है। ये दो पॉइंट क्लियर। अब आगे बात सुनिए, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे दोनों की डेंसिटी क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि दो गैसेस हैं, अगर दोनों गैसेस को आप एक जैसा माहौल देंगे तभी कंपैरिजन हो पाएगा, कौन सी गैस हैवियर है और कौन सी गैस लाइटर है, कौन हल्की है कौन भारी है, तब पता चलेगा जब आप दोनों को माहौल एक जैसा देंगे। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों को मैंने पढ़ाया, है ना, अब पढ़ाने वाला तो अपनी तरफ से समझ रहे हैं, तो अब पढ़ने वाले कंपेयर हो सकते हैं, समझ के बात को ये, ठीक है। तो देख डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मैंने आपको निकालवाया भी था, अगर आपकी याददाश्त थोड़ी दुरुस्त हो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से मैंने डेंसिटी ऑफ गैस का एक फॉर्मूला निकलवाया था, P इंटू मोलर मास अपॉन R इंटू टी। ये फॉर्मूला सबको पता है तो अंगूठा दिखा दीजिए, मैंने बताया हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं कहां से आया, क्लियर है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कर लें, यानी किसी गैस की डेंसिटी इसी से निकला, देखिए एन की जगह बस क्या लिख दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी, और मोलर मास जो यहां आ जाएगा, नीचे था तो यहां आ जाएगा, पीएम अपॉन आरटी खत्म। तो ये आगे डेंसिटी ऑफ गैस, तो यहीं से निकला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। अब देखिए किसी ये फॉर्मूला पहली बात तो आप किसके ऊपर लगाएंगे, गैस के ऊपर, है ना, लिक्विड सॉलिड मत लगा दीजिएगा क्योंकि वो थोड़ी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों जगह अगर आप लिखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखेंगे आप पीएम अपॉन आरटी, और नीचे भी आप लिखेंगे पीएम अपॉन आरटी। यहाँ पे आप मोलर मास लगाएंगे m1 और यहाँ पे मोलर मास लगाएंगे m2, ठीक है। अब अगर दोनों व्यक्ति सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे हैं तो P और T तो कट जाएंगे, P सेम है T सेम है, R बचपन सेम वो भी कट जाएगा, तो बताइए बचेगा क्या फिर, m1 अपॉन m2। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी, लास्ट में ही खत्म हुआ था। अब m2 किसका मोलर मास है बताओ, H2 का, तो m2 तो हमको पता रहता है 2 ग्राम, ठीक है। तो m1 की जगह तो m1 रहने दो, अननोन है, m2 की जगह 2 पुट कर दो। तो यहां से देखिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय 2। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आना चाहिए कि वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस x इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस x डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो मान लीजिए अब किसी का भी मॉलिक्यूलर मास गैस का निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो कोई आज के बाद आपसे पूछे कि बताओ ये 2 वाला टर्म कहां से आया, बता लेंगे 2 वाला टर्म कहां से आया, मोलर मास किसका, हाइड्रोजन का। अच्छा ये फॉर्मूला किसके ऊपर लगाएंगे, ये आया कहां से, यहां से, ये कहां से आया, यहां से, ये कहां से आया, यहां से, ये ऐसा कैसे पुट किया, यहां से, ये कहां से आया, यहां से, यानी किसके ऊपर पुट करेंगे ये सब कंसेप्ट, गैस के ऊपर। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये जो फॉर्मूला है ये गैस के ऊपर लगता है नंबर 1,
नंबर 2 वोलाटाइल सब्सटेंस पे लगता है, पूरी बात समझिए। नंबर 2 वोलाटाइल सब्सटेंस पे लगता है। वोलाटाइल सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताया हुआ है ना, मोल कंसेप्ट बताया हुआ मैंने आपको कि वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब जो वेपर बना सके, सवाल भी हुआ उस पर। तो दो जगह लगता है फॉर्मूला, क्लियर है सभी को। अब इसके अंदर चलिए, हमें निकालना है अल्फा और वीडी के बीच का रिलेशन, ठीक है। स्लाइड नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये सब बातें मैं बता दूं उनके लिए कर रहे हैं जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रखा है और जिनका लास्ट में एक जरा सा पोर्शन छोड़ा गया था मोल की वजह से, उनके लिए सब चल रहा है ना। तो ऐसा ना सोचना बीच में कहीं से आवाज पढ़ लेंगे, करें आप चलो यहीं से पढ़ लेते हैं क्या पढ़ा रहा है। देखिए अब t इक्वल टू 0 पे मान लीजिए 1 मोल है, ये शून्य है, ये शून्य है। आफ्टर टाइम t1 कुछ समय बाद आप जब चेक करेंगे तो ये मान लो 1 में से अल्फा मोल चले गए, तो ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा अल्फा, ठीक है। यहां से आप टोटल मोल निकाल लें इनिशियल वाले, और यहां से टोटल मोल निकाल लें फाइनल वाले। तो बताओ एन टोटल कितना आ रहा है यहां से, 1 + 0 + 0 यानी कि 1, और यहां से एन टोटल कितना आ रहा है, जोड़ो 1 - अल्फा + अल्फा + अल्फा यानी कि 1 + अल्फा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो एन टोटल उसे आप कौन सा बोलेंगे, ये जैसा मैंने वेसल में मोल रखे थे वो है ना। और ये क्या है जो तुम वाकई निकले, तो ऊपर वाले को बोलते हैं थ्योरेटिकल, नीचे वाले को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। ये ऊपर वाला क्या है थ्योरेटिकल, और नीचे वाला ये जो है ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये ऑब्जर्व्ड है। दोनों में फर्क क्या होता है, ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल में फर्क क्या होता है। ऑब्जर्व थ्योरेटिकल में वही फर्क है जैसे जैसा मैंने सोचा था और तुम वैसे नहीं निकले, समझ लो, तुम मतलब कुछ और निकले, तो आपने सोचा कुछ और निकला कुछ और। तो ये है इस टाइप का मामला है। फिर आप अवतार हो जा गाने सुन रहे हैं, तन्हा ही जी लेंगे हम जब है तना मरना, ठीक है, वो वाला है मामला। तो देखिए जब आपने सोचा कुछ और था और निकला कुछ और, तो उससे जो आपने सोचा था वो थियोरेटिकल, आपने थियोरेटिकली सब कुछ सोच लिया। आप थियोरेटिकली सब कुछ सोच लेते ना, 720 में 720 आ गए, ऐसे बड़ी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन होता है, जब एक्सपेरिमेंट होता है, लैब में आप जाते हैं या एग्जाम में जाते हैं, तो वहां पता चलता है कि भाई साहब कहानी तो कुछ और ही थी, 20 तो था लेकिन 7 नहीं था, ठीक है। चलिए, नहीं 20 तो था लेकिन 7 नहीं था, तो ये है। तो फिर उसके बाद जो है ईयरफोन लगा के अल्ताफ रजा जाते हैं। अब ये है, तो बताइए अब आप इसमें कहेंगे दो प्रकार के मोल हैं यहाँ पे, एक एन टोटल थ्योरेटिकल, एक एन टोटल ऑब्जर्व। बताइए टोटल मोल जो थ्योरेटिकल है वो 1 आ गया है ना, इसको एनटी लिख दिया मैंने, एनटी का मतलब समझ गए, टी का मतलब थ्योरेटिकल, टी फॉर थ्योरेटिकल, ओ फॉर ऑब्जर्व, और एनओ का मतलब क्या लिख दूंगा मैं, एनओ का मतलब ऑब्जर्व्ड मोल टोटल 1 + अल्फा। बात समझ में आ रही। तो बताइए जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे नहीं निकले, इसका मतलब मोल बदल गया। मैंने तो 1 मोल डाल के छोड़ गया था यहाँ पे और तुम निकले बाद में 1 + अल्फा, तो तुम डिसोसिएट हो गए मुझे बिना बताए, और ये है मामला। अब आप देखिए यहाँ पे अगर दो प्रकार के मोल हैं तो दो प्रकार के वॉल्यूम भी होंगे मेरे दोस्त, कैसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा होगा, यस। और अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी चल रहा होगा तो जरा बताइए इसमें आप क्या कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पी और टी कांस्टेंट मान के चलेंगे आप, कोई पूछे क्यों, क्यों मान के चलेंगे, है ना। कभी तुम पी और टी कांस्टेंट मान लेते हो, कभी पी और एन कांस्टेंट, ऐसे कैसे पता चलता तुमको ये कांस्टेंट है। कहेंगे कंसेप्ट कौन सा पढ़ रहा हो, वेपर डेंसिटी का, वेपर डेंसिटी रिलेट करोगे ना आगे। वेपर डेंसिटी कब डिफाइन होती है, जब रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाए। रिलेटिव डेंसिटी कब निकलती है, जब दोनों गैस को बराबर का प्रेशर और बराबर का टेम्परेचर, मतलब एक जैसी कंडीशन दी जाए। तो शुरू से लास्ट तक आप कंटेनर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर तो सेम ही रखेंगे ना, ये तो फिर कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे आप, समझ पा रहे मामला। इसलिए पी और टी कांस्टेंट है यहाँ, और जब पी और टी कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो वी प्रोपोर्शनल टू एन हो गया, बराबर। अब दो प्रकार के अगर मोल हैं तो दो प्रकार के वॉल्यूम भी होंगे, दो प्रकार के अगर मोल हैं तो दो प्रकार के वॉल्यूम भी होंगे, तो दो प्रकार के वॉल्यूम पकड़ लीजिए 3 नंबर पे आइए, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू है ना, और जैसे पता चला वी प्रोपोर्शनल टू है ना, तो आप कहेंगे एक वी थ्योरेटिकल होगा और एक वी ऑब्जर्व होगा, बराबर। जैसे दो थ्योरेटिकल ऑब्जर्व मोल थे वैसे दो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व
वॉल्यूम होंगे। तो VT अपॉन VO को आप लिख सकते हैं NT अपॉन NO, ठीक है। और NT अपॉन NO की वैल्यू आ चुकी पीछे से 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा, देखो NT और NO। ये भी ठीक है। अब ये आने के बाद आप देखेंगे कि दो प्रकार के अगर वॉल्यूम है तो दो प्रकार की डेंसिटी भी होगी। क्यों, ऐसा क्यों? दो प्रकार के वॉल्यूम है तो दो प्रकार की डेंसिटी क्यों होगी? क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। डेंसिटी जो होती है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या, कैसे? कह रहे हमेशा होती है? क्या नहीं, हमेशा थोड़ी होती है। कब होती है फिर? जब आप लगाते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और मास फिक्स हो। अगर यहाँ पे जो मास है अगर वो फिक्स्ड हो जाए तो आप कह सकते हैं कि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो सवाल उठता है कि बताओ, तुमने लिख दिया डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या ऐसा हमेशा सही है? नहीं, ऐसा तब सही जब मास कांस्टेंट हो। ये कांस्टेंट होगा तो ये ज्यादा होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। दोनों में अपोजिट रिलेशन है। समझ पा रहे हैं हम? तो ये तभी लगाएं जब मास कांस्टेंट हो। अब सवाल उठता है क्या इस कंटेनर में मास कांस्टेंट है जो आप लगा रहे हो? मास फिक्स है? हाँ। क्यों? मास कैसे फिक्स है? कैसे पता चला तुम्हें मास फिक्स है? तो कौन, यही से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। अब ऐसे तो फॉर्मूला याद कर लो भैया, लर्न बाय हार्ट वाला मामला चल रहा है। दिल का डॉक्टर बनूंगा क्या? कि दिल से सारे फॉर्मूले याद किए तो मैं दिल का डॉक्टर हूं। अब देखिए, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त कि क्यों मास कांस्टेंट है? तो आप कहेंगे मास इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि आपने इस कंटेनर को, इस रिएक्शन को एक कंटेनर में करा रहा है, और इस रिएक्शन को एक कंटेनर में करा रहे हैं तो कंटेनर को बंद तो रखेंगे आप। क्यों बंद रखना क्यों जरूरी है भाई? बंद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको बंद नहीं रखेंगे तो रिवर्सिबिलिटी कहां से आएगी? गैसियस चीज भाग जाएगी। बताइए भाई। हाँ भाई, गैसियस चीज भाग जाएगी ना, तो रिवर्सिबिलिटी कहां से आएगी? रिवर्सिबिलिटी है तो क्लोज कंटेनर रखना होगा। क्लोज कंटेनर रखेंगे तो क्या वॉल्यूम कैसे बदल रहा? फिर क्लोज कंटेनर में तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, बदल कैसे रहा वॉल्यूम? मास तो चलो फिक्स हो गया। मास क्यों फिक्स हो गया? क्योंकि कंटेनर बंद है। ध्यान दीजिए, मास क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि कंटेनर बंद है। कंटेनर खोल के आप नहीं देख रहे हैं बार बार कि खोल दिया, कुछ मिला दिया, कुछ हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनर बंद है, इसलिए मास कांस्टेंट है। ये समझ में आ गई बात? तो फिर वॉल्यूम क्यों बदल रहा है? तो आप कहेंगे क्योंकि पिस्टन जो लगा होगा वो शिफ्ट हो रहा होगा। इसके ऊपर जो पिस्टन लगा होगा यहाँ पे, है ना, वो ऐसे सरक रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा। क्यों स्लाइड कर रहा होगा? क्या तुमको कैसे पता चलती है सब बातें? कौन बताता है? क्योंकि पी और टी कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे मोल बदलेंगे, अगर मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और अगर मोल घटेंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा तो पिस्टन नीचे आएगा। कितनों को बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वॉल्यूम भी वेरिएबल है, मोल भी वेरिएबल है, कंटेनर क्लोज है, मास कांस्टेंट है। कितनों को बात समझ में? तो क्या मास कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्स खेल रही है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या ऐसा रिलेशन है? और अगर डेंसिटी वॉल्यूम का ऐसा रिलेशन तो आगे बढ़ जाइए। जो रिलेशन डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ है वही रिलेशन वेपर डेंसिटी का भी वॉल्यूम के साथ होगा। वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम, समझ पा रहे हैं? वही ये भी होगा। अच्छा, डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है उल्टा, उल्टा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसा ही वेपर डेंसिटी का क्यों है वॉल्यूम के साथ? कोई पूछे तो क्या बताओ, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो आप कहेंगे डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ उल्टा है। सुनना ध्यान से, डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ उल्टा, ये प्रूव हो गया। और डेंसिटी का वेपर डेंसिटी के साथ सीधा है, इसलिए वेपर डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ उल्टा है। कहीं जंगल भाग जाऊंगे। हाँ भाई, कितना समझ में आ गया क्या क्या क्या? कभी डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ उल्टा है, और डेंसिटी का वेपर डेंसिटी के साथ सीधा है, इसलिए वेपर डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ भी उल्टा है। अच्छा, डेंसिटी का वेपर डेंसिटी के साथ सीधा कैसे है? पीछे पढ़ो आप, इसी तो पढ़ा है। देखो, ये है वेपर डेंसिटी और ये है डेंसिटी, और ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये होता क्या, पीएम बाई आर टी। पी कैसा है? कांस्टेंट। टी कैसा है? कांस्टेंट। आर कैसा है? कांस्टेंट। तो पी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और m2 की वैल्यू है 2, तो m भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, तो डेंसिटी भी इसकी कांस्टेंट, यानी कि ये टर्म कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल ये दोनों है, ये और ये। अगर ये ज्यादा होगा तो फिर ये भी ज्यादा होगा, ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, प्रोपोर्शनलिटी इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हमारे समझ पा रहे हैं हम? इसीलिए मैं कह रहा हूं वेपर डेंसिटी का डेंसिटी के साथ सीधा रिलेशन है। तो क्या बोलेंगे उसको? डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ उल्टा था, डेंसिटी का वेपर डेंसिटी के साथ सीधा था,
इसलिए वेपर डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ भी उल्टा होगा। अब अगर दो प्रकार के वॉल्यूम है तो दो प्रकार की डेंसिटी होगी, और दो प्रकार की डेंसिटी होगी तो दो प्रकार की वेपर डेंसिटी भी होगी। तो एक वेपर डेंसिटी को आपने बोल दिया कैपिटल डी और एक को बोल दिया स्मॉल डी। कैपिटल डी हो गया डी थियोरेटिकल और स्मॉल डी हो गया डी ऑब्जर्व। तो ये हो गया थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, और ये हो गया ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। ठीक है, कहानी की शुरुआत कहां से समझ में है आपको? कंटेनर में आप एक मोल छोड़ के गए, मोल बदल गए, दो प्रकार के मोल आ गए, तो फिर V प्रोपोर्शनल टू N है, तो दो प्रकार के वॉल्यूम आ गए। दो प्रकार के वॉल्यूम आ गए तो वॉल्यूम डेंसिटी के साथ ऐसा रिलेशन रखता है, तो दो प्रकार की डेंसिटी आ गई। डेंसिटी वेपर डेंसिटी के साथ सीधा रिलेशन रखता है, तो दो प्रकार की वेपर डेंसिटी आ गई। फिर दो प्रकार की वेपर डेंसिटी आ गई तो उनका रेशियो निकाल लो। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपका दिमाग चलता है, dt अपॉन dio इज इक्वल टू vo अपॉन vt। उल्टा क्यों कर दिया बताओ? कोई गलती से लिख दिया होगा। हाँ भाई, यहाँ पे t ऊपर है, यहाँ पे t नीचे है, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। दिख रहा है? अब बताओ vt अपॉन vo आपको क्या पता है? vt अपॉन vo की वैल्यू क्या पता है? ये तो vo अपॉन vt क्या हो जाएगी? इसको पलट दो, इसको पलटो, पलटो तो बन जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यहां से आपको dt अपॉन dio की वैल्यू आ गई कितनी? 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। इसको सॉल्व कर लें स्लाइड नंबर 4 पे। अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से dt अपॉन dio माइनस 1। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी dt माइनस dio अपॉन dio। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी। ठीक है, कैपिटल dt को आप बड़ा डी लिखते हैं, dio को आप छोटा डी लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन है। ये थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है और ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी है। तो कहानी की शुरुआत कहां से हुई? कहानी की शुरुआत थी, पहले मार्केट में अल्फा आया, मैं उसको छोड़ के गया PCl5 को, और उसने भाई साहब अल्फा दिखाया और अपने को डिसोसिएट कर लिया। जब वो डिसोसिएट हो गया, है ना, जब वो डिसोसिएट हो गया, अल्फा की वजह से मार्केट में कौन आया? अल्फा की वजह से मार्केट में मोल आया। फिर मोल की वजह से कौन आया? दो प्रकार के मोल। अल्फा आया तो मोल बदले, मोल बदले तो वॉल्यूम बदला, वॉल्यूम बदला तो डेंसिटी बदली, और डेंसिटी बदली तो वेपर डेंसिटी बदली, और फिर वेपर डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन है, जैसा मैंने सोचा था और जैसे तुम निकले उन दोनों के बीच में। तो अल्फा को आपने वेपर डेंसिटी से कनेक्ट कर लिया। देखिए, अल्फा आया तो मोल बदले, मोल बदले तो वॉल्यूम बदला, वॉल्यूम बदली तो डेंसिटी बदली, डेंसिटी बदली तो वेपर डेंसिटी बदली, और आपने वेपर डेंसिटी को अल्फा से कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन आपको निकालना था। कितने लोग यहां तक की बात समझ में आ गई? ताबड़ तो तोड़ डाली। अगला पॉइंट, स्लाइड नंबर 5। अब देखिए, जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है। तो अगर दो प्रकार की वेपर डेंसिटी हो सकती है तो दो प्रकार का मॉलिक्यूलर मास भी होगा। एक मॉलिक्यूलर मास होगा mt और एक मॉलिक्यूलर मास होगा mo। mt हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dt और mo हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dio। ठीक है, फिर आप क्या करें, इन दोनों को उठाएं और यहां पे पुट कर दें। तो dt की जगह क्या पुट कर देंगे? mt/2। dio की जगह mo/2 कर देते हैं। अल्फा आ चुका है पीछे से dt माइनस dio डिवाइड बाई dio। फिर यहां से आप आगे बढ़े, अल्फा इज इक्वल टू dt की जगह लिख सकते हैं mt/2 और dio की जगह लिख सकते हैं आप mo/2 और नीचे लिख सकते हैं आप mo/2। ठीक है, फिर आप देखिए 2 से 2 काट दो। कह रहे नीचे तो एक ही दो है, ऊपर दो दो कैसे कटे? भैया दो कॉमन लिख कट जाएगा ना। कह रहे अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको तो मतलब ये सब प्रारंभिक लक्षण है, जांच कराइए।
कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है आपके शरीर में, MT-, कह रहे मुझे दिमागी कोरोना है, सर में सर्दी लग जाती। हाँ ये आंसर है, दिमागी कोरोना। क्लियर है? तो ये भी डन है भैया, क्लियर है तो सभी को? नेक्स्ट पे आइए। अच्छा एमटी और एमओ को थोड़ा और समझ लेते हैं। एमटी क्या चीज है? सर में सर्दी लग जाती है, क्या सर जाम हो गया मेरा सर्दी से। एमटी एमओ, देखिए एमटी क्या चीज है और एमओ क्या चीज है समझिए जरा। टी मतलब थ्योरेटिकल, ओ मतलब ऑब्जर्व, है ना? तो पहले नाम पे आ जाओ, नाम पे। तो इसका नाम है थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? इसका नाम है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मतलब क्या है? ये तो लिख लिया आपने, नाम लिख लिया, समझ क्या है इसकी कंसेप्ट क्या है? तो अच्छा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मोल का मास। भाई मॉलिक्यूलर मास कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? एक मोल का मास, है ना? तो ये सवाल पूछा जाए आपसे कि बताओ ये किसका मास है, तो आप बोलेंगे एक मोल का है। ये किसका मास है? 1 मोल। ये किसका मास है? 1 मोल। सवाल है 1 मोल किसका? सवाल ये है फिर अलग अलग दोनों क्यों है? क्योंकि जिसका 1 मोल लेना है वो डिफरेंट डिफरेंट है। किसका 1 मोल नहीं? यहाँ पे 1 मोल किसका, ये सवाल है। किसका 1 मोल लिया जाएगा? फिल इन द ब्लैंक। किसके 1 मोल के मास को आप थियोरेटिकल बोल रहे हैं और किसके 1 मोल के मास को आप ऑब्जर्व बोल रहे हैं, ये मुद्दा है। अब कोई रिएक्शन पकड़िए, जैसे आपने पीछे पकड़ी थी PCl5 वाली, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, गैसियस गैसियस गैसियस। और आपसे कहता है कि ये पहले देखो 1 मोल था, ये शून्य, ये शून्य, फिर ये 1 में से अल्फा गया होगा, फिर अल्फा बना था, अल्फा बना था। तो स्टार्टिंग में बताइए आपके पास क्या था? 1 मोल था। ये 0 0 थे, देखो ये 0 0, तो 1 मोल था किसका? PCl5। तो कंटेनर में जो मिक्सचर था वो क्या था? 1 मोल PCl5। कंटेनर में जो चीज है वो क्या है? 1 मोल ऑफ PCl5। तो ये थियोरेटिकली है, मतलब इनिशियली है जो आपने डाला कंटेनर में। तो इसके जो 1 मोल का मास होगा, जो भी कंटेनर में इनिशियल है, उसके जो 1 मोल का मास है उसे आप बोलेंगे थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। यानी कि थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास किसके 1 मोल का मास हो गया? 1 मोल ऑफ PCl5 के, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? 1 मोल ऑफ PCl5। एग्जाम्पल के तौर पर, हर सवाल में ऐसा थोड़ी होगा, कोई दूसरा सवाल आएगा तो यहाँ रिएक्टेंट फिर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ कोई और आ जाएगा। यहाँ कल को N2O4 हो जाए तो यहाँ N2O4 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मतलब उदाहरण के तौर पे 1 मोल PCl5 का जो भी मास है, जो कि होता है, अगर आप सॉल्व करें, फॉस्फोरस का 31 लगा लें, है ना? अगर हम निकालने पे आ जाए तो PCl5 का आप निकाल सकते हैं कैसे? फॉस्फोरस 31, Cl का हो गया 35.5 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 208.5। इसके लिए क्या आपको कहीं लैब जाने की आवश्यकता है? हाँ भाई, क्या इसको निकालने के लिए जो लाइन लिखी है, इसके लिए क्या लैब जाने की कोई जरूरत है आपको? नहीं। इसका मतलब ये कंसेप्ट कैसा है? थ्योरेटिकल। जिसके लिए आपको लैब नहीं जाना पड़े, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट कैसा? थ्योरेटिकल। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब हम लैब क्यों जाते हैं? ऑब्जर्व समझने के लिए। ऑब्जर्व आपको यहां बैठे नहीं समझ में आएगा, उसके लिए आपको लैब जाना पड़ेगा। जब लैब जाएंगे तो ये ढूंढेंगे आप, अच्छा यहाँ 1 मोल है किसका? अच्छा कुछ समय बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि T=0 पे तो ये था, T=T1 पे ये है। तो T1 पे क्या क्या है कंटेनर में? इसके 1 माइनस अल्फा मोल, इसके अल्फा मोल, इसके अल्फा मोल, यानी कि टोटल कितने मोल है? टोटल 1 प्लस अल्फा मोल। टोटल कितने मोल? 1 प्लस अल्फा मोल। देखो बाद में टोटल मोल कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा। तो ये किसके 1 प्लस अल्फा मोल है? हाँ टाइप करना जरा, किसके 1 प्लस अल्फा मोल है? मिक्सचर के। उसमें तीनों लोग हैं, थोड़ा PCl5 भी है इसके अंदर, थोड़ा PCl3 भी है और थोड़ा Cl2 भी है। तीनों का एक मिक्सचर बन गया, तीनों गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी और इन तीनों का एक मिक्सचर तैयार होगा। उस मिक्सचर के टोटल मोल हमारे पास 1 प्लस अल्फा है। उस 1 प्लस अल्फा में से 1 मोल को बाहर निकाल लीजिए। उस 1 प्लस अल्फा मोल मिक्सचर में से 1 मोल मिक्सचर को बाहर निकाल लें
1 मोल मिक्सचर में भी थोड़ा PCl3, थोड़ा Cl2 और थोड़ा PCl5 आएगा। पॉइंट समझ में आया? 1 प्लस अल्फा मोल किसका है? मिक्सचर का। और उस मिक्सचर में कौन कौन है? ये तीनों हैं। अब इन तीनों का जो मिक्सचर है उसके 1 प्लस अल्फा मोल आपके पास है, उनमें से आप 1 मोल को बाहर निकालना है। 1 मोल मिक्सचर आपके हाथ लगेगा, उसमें थोड़ा ये होगा, थोड़ा ये होगा, थोड़ा ये होगा, और उसका जो टोटल 1 मोल मिक्सचर बना है उसके 1 मोल का जो मास होगा वो ये लिखा हुआ है। तो यानी कि किसके 1 मोल का मास है? मिक्सचर के। कितनों को बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, ये निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये आप देख के थोड़ी बता दो कि भाई साहब इतना लो जोड़ लो, है ना। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए ही एक तरीका बनाया गया है। इसके लिए एक तरीका बनाया गया है। कौन सा तरीका? जो पीछे आपने पढ़ा है ये। एमटी आप खुद निकाल लेते हैं, कहीं लैब जाना नहीं है। अल्फा आपको सवाल में दे देगा, अल्फा वो लैब से ला करके आपको दे देगा, लैब से जाएगा अल्फा दे देगा। एमटी आप निकाल लेना, एमओ आप ढूंढ के उसको बता देना। सवाल समझ गए? क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा। देखिए 3 लोग हैं, एक अल्फा है ना, एक एमटी है और एक एमओ है। या फिर इसकी जगह आप कह सकते हैं 3 लोग हैं, एक अल्फा है, एक डीटी है और एक डीओ है। देखिए डीटी और एमटी एक जैसा ही तो है। क्या रिलेशन दोनों में? मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक निकल आया, दूसरा अपने आप आ गया ना। तो ये 3 है या फिर ये 3 है, एक ही जैसी बात है। अब इन 3 में से या इन 3 में से 2 दिए जाएंगे और एक पूछा जाएगा। लैब से ला करके वो आपको अल्फा दे देगा, है ना। लैब से लाके मान लो वो उसने आपको अल्फा दे दिया। एमटी या डीटी आप ढूंढ लेना, एमओ वो आपसे पूछ लेगा। दूसरा सवाल, लैब से वो आपको ला करके एमओ दे देगा, एमटी आप निकाल लेना, उसको अल्फा बता देना। यही 2 सवाल बनते हैं। कह रहे तीसरा क्यों नहीं बनेगा? कह रहे यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, एक बार यहां लगाओ। एमटी पे अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो उसके लिए लैब में क्यों जाएंगे, इतना करेंगे क्यों, सीधे निकाल लेंगे ना यहां से। ठीक है, तो 2 ही सवाल बनेंगे। कितनों को समझ में आ गया? 2 सवाल बनते हैं लॉजिकल। ठीक है, आगे बढ़िए। अब मान लीजिए इतना पढ़ा आपने और इसको कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से। पहले आपके पास एक रिएक्शन थी, इसके 1 मोल थे, ये 0 0 थे, ये 1 में से अल्फा गया, ये अल्फा अल्फा बना। टोटल मोल आपने इनिशियली इनको जोड़ दिया, ये मिल गए 1। ये थ्योरेटिकल है, इनको जोड़ दिया, ये मिल गए 1 प्लस अल्फा। ये ऑब्जर्व है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी चल रहा है वेसल में, पी और टी कांस्टेंट है क्योंकि आप वेपर डेंसिटी पढ़ रहे हैं, है ना। और वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेक की जाती है। तो वी प्रोपोर्शनल टू एन है। अगर 2 प्रकार के मोल हैं तो 2 प्रकार का वॉल्यूम भी होगा, और 2 प्रकार का वॉल्यूम है तो 2 प्रकार की डेंसिटी भी होगी, और अगर 2 प्रकार की डेंसिटी है तो 2 प्रकार की वेपर डेंसिटी भी होगी। तो वेपर डेंसिटी और वॉल्यूम का ये रिलेशन है। तो वीटी अपॉन वीओ आप निकाल चुके हैं पीछे से ये। तो आप यहाँ से लिखते हैं dt एक को और एक को बोलते हैं dio। ये थ्योरेटिकल, ये ऑब्जर्व, इनका रेशियो निकालना है। ये vo अपॉन vt के बराबर हो जाएगा। यहाँ से vo अपॉन vt को पुट कर दें, यहाँ ये पलट जाएगा, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिल गया, फिर ये मिल गया, फिर ये मिल गया। ये मिलने के बाद dt को बोल दिया बड़ा डी, dio को बोल दिया छोटा डी, ये मिल गया। इधर आ जाइए, mt होता है 2 टाइम्स dt, mo होता है 2 टाइम्स dio। यहाँ पुट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2, ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, 1 मोल PCl5 का मास अगर यहाँ है तो वो थियोरेटिकल है, और 1 मोल मिक्सचर जो यहाँ पे होगा उसका जो 1 मोल का मास होगा वो ऑब्जर्व होगा। क्वेश्चन में आपसे एमओ पूछेगा या फिर अल्फा पूछेगा। एमटी तो डीटी तो आपको पता ही होता है। ठीक है, खत्म। अब मान लीजिए इतना पढ़ने के बाद आपको भाई साहब कुछ नहीं समझ में आया। मान लीजिए आपने इतना पढ़ डाला और आपको एक लाइन में 2 बार समझा दी मैंने, एक बार आराम से, एक बार जल्दी जल्दी, और दोनों में से कुछ नहीं समझ में आया, और फिर भी आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कुछ करूंगा। नहीं स्टीव, आप कह रहे कुछ और है क्या? कह रहे यही डिजाइन दिखाना थोड़ा सस्ते में। आइए देखिए, अब एक और लॉजिकल तरीका आपको दिखाता हूं जो जनता कम समझती है। देखिए PCl5 ये कहता है, थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएं तो आप सीधे पहुंच सकते हैं। आप दिमाग तो इसमें भी लगेगा, ऐसा थोड़ी इसमें दिमाग नहीं लगेगा, लेकिन बस ये जल्दी हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, आप कंटेनर को कभी खोल के तो देख नहीं रहे हैं। कंटेनर में ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन स्लाइड हो रहा है, तो कंटेनर आप खोल खोल के थोड़ी देख रहे हैं। तो मास कंजर्व है कि नहीं कंजर्व, बताइए।
कंटेनर में मास कंजर्व है, और अगर मास कंजर्वेशन चल रहा है तभी तो आप डेंसिटी वॉल्यूम में वो सब खेल लेते हैं ना। तो मास कंजर्व करा तो मास कैसे निकलता है बताओ? अब मोल कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, ये मोल निकलते हैं। तो अगर मोल में एक मोल के मास को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या गिवन मास आ जाएगा? गिवन मास आ जाएगा। कहेंगे किसका? कहेंगे उसी का जिसके मोल लगाए हैं। समझ पा रहे हैं? किसका गिवन मास आ जाएगा? जिसके आपने मोल लगाए हैं। किसके मोल लगाए हैं? जिसका आप यहां मोलर मास लगाएंगे। हाँ भाई, तो जिसके आप कितने मोल है वो लिखेंगे, उसी के एक मोल के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका गिवन मास आ जाएगा। तो कोई मुझे किसका मास निकाल लो, तो कहेंगे जिसके मोल यहाँ पे लगा रहे हो। कहेंगे किसके मोल निकाल लगा रहे हो, तो कहेंगे जिसके एक मोल का मास यहाँ लगाओगे। कहेंगे उससे क्या आ जाएगा? उससे उसी के गिवन मास की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात? अब जरा बताइए, ये बात सुनने में आसान लग रही होगी, अभी देखिए तेल मचेगा। ये 1 मोल था, ये 0 था, ये 0 था, बाद में ये 1 माइनस अल्फा मोल हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T1। आप क्या करो, मास कंजर्वेशन लगा दो। उससे को भाई साहब T इज इक्वल टू 0 पे जितना कंटेनर में मास होगा, T इज इक्वल टू T1 पे भी उतना ही मास होगा। T इज इक्वल टू 0 पे कितना मास है? कंटेनर में इसके मोल तो है नहीं, इसके मोल तो है नहीं, तो मास इसकी वजह से है। कितने मोल है इसके? 1 मोल इनटू इसी के एक मोल का मास। किसके 1 मोल का मास? PCl5 के। और PCl5 के एक मोल का मास मतलब Mt। हाँ भाई, हेलो गाइज, PCl5 के 1 मोल है और PCl5 के एक मोल के मास को आप Mt बोल सकते हैं, M थ्योरेटिकल। तो ये आ गया इनिशियल गिवन मास, ये आ गया। अच्छा, फाइनल निकालना जरा, T इज इक्वल टू T1 पे कितने मोल है टोटल, सबको जोड़ो। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल मोल कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा। ये किसके मोल है? ये किसके मोल है? मिक्सचर के। तो फिर किसके एक मोल का मास मल्टीप्लाई करेंगे? किसके एक मोल का मास मल्टीप्लाई करेंगे? मिक्सचर का। उससे किसका मास आएगा? मिक्सचर का। कई लोग पहला ही वाला आंसर दे रहे होंगे अभी तक, कह रहे सही तो चल रहा है मेरा, लेकिन कई लोग पहला वाला ही बता रहे हो, कह रहे मोल किसके, मैं यही बता रहा हूँ तब से, और वो आगे बढ़ता जा रहा है, सवाल सारे सही हो गए। ये कई बार क्या होता है, बॉल अपने आप बैट पे आ जाती है, आपने कुछ खेला नहीं होता, अपने आप वो चिपक जाती है आगे। वही लोग बड़े होकर अंधी मारते हैं फिर ऑब्जेक्टिव पेपर में। देखिए 1 प्लस अल्फा इंटू एमओ, कैसे किया समझ में आया? बताइए 1 प्लस अल्फा क्या है? 1 प्लस अल्फा है मिक्सचर के मोल, उसमें एक मोल का मास मल्टीप्लाई कर दिया मिक्सचर के, एमओ। एक मोल मिक्सचर का मास एमओ था, याद करिए। जैसे मल्टीप्लाई किया तो मिक्सचर का मास आ गया। अच्छा, मिक्सचर का यहां जो मास होगा और जो इनिशियल आपने कंटेनर में मास दिया था, वो दोनों कैसे होंगे? बराबर। बोलो भाई, दोनों कैसे होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि मास कंजर्वेशन है। क्योंकि समझ पा रहे हैं, मास कंजर्वेशन है, ये कॉन्सेप्ट लेंगे। क्योंकि कंटेनर आपने मास कंजर्वेशन क्यों है? क्योंकि कंटेनर आपने कभी खोल के नहीं देखा। कहने फिर वॉल्यूम कैसे बदल रहा? स्लिपिंग हो रही है, स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करना मतलब दीवार से चिपक करके ऐसे 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 स्लाइड कर रहा है, खोला नहीं है आपने। समझ पा रहे हैं? तो यहां से आप 1 प्लस अल्फा की वैल्यू निकाल लो भैया, लो 1 प्लस अल्फा आ गया एमटी बाई एमओ। यहां से अल्फा निकाल लो, अल्फा की वैल्यू आ गई एमटी माइनस एमओ डिवाइड बाई एमओ। देखो वो आ गया, इस बार वो जल्दी आ गया। देखो इस बार वो जल्दी आ गया, पिछली बार टाइम लगाया था उसने। देखिए पिछली बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, इस बार ऐसे। मास कंजर्वेशन। तो कभी आप भूल जाए तो देखिए, सवाल सारे सवाल एक ही लाइन से लग सकते हैं, मास कंजर्वेशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस इससे सवाल, कोई फॉर्मूला रखता ही नहीं मैंने आपको कहा ना, मैं कुछ भूलता नहीं, क्योंकि मैं याद ही नहीं रखता। देखिए मेरे को आप ये सवाल पूछोगे भाई साहब, मैं कोई फॉर्मूला ये सब रटूंगा ही नहीं, मेरे को याद भी नहीं रहते सब चीजें। मैं क्या करूंगा, सीधे मास कंजर्वेशन कहूंगा। इसके कितने मोल लिए? 1 मोल इंटू एमटी। इसके कितने मोल होगा टोटल? 1 प्लस अल्फा इंटू एमओ। खत्म। इससे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एमटी आप निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना, एमओ क्वेश्चन में देगा, अल्फा निकाल लेना, खत्म हो गया। जरूरी थोड़ी है रटे बैठ के, इससे क्यों रटे, हम इससे कर लेंगे ना, हम इससे कर लेंगे ना, सवाल खत्म, यही तो है। बस एक लाइन में आ गया हमारे दिमाग में, खत्म। चले, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना है आपको, आगे बढ़ जाइए। सवाल
मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे सवाल... ठीक है, तो मेरे सवालों का जवाब दो। सलमान खान, बाला सुब्रमण्यम। देखिए, तो I like it. ये लगाते हैं। क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करूं सर? मॉड्यूल दिया ना, मॉड्यूल इसीलिए दिया है। उसका प्रिंट आउट निकाल लिया आपने मॉड्यूल का? तो उसमें समोसे रख के थोड़ी खाना है कि चटनी डाल दो थोड़ी सी, क्या इसीलिए दिया, लगाइए उसको। तीन बार सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया। आप मतलब 3 बार क्यों सॉल्व कर रहे हैं? एक ही बार सॉल्व करिए ना। उसी को 3 बार क्यों सॉल्व कर रहा है? उसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, बस बहुत है। 7 नंबर पे आ जाइए, 8 नंबर पे। बाकी टाइम बच रहा है तो कुछ और पढ़ लो ना, ऐसा क्या मतलब? ये ना बाकी चीजें पढ़नी है। उतना बहुत है। 1-2 सीटें मैं और दे दूंगा, 1-2 सीट्स और दे दूंगा, और बस वो उतना लगा लीजिएगा बस। फिलहाल जितना हमने कर लिया मॉड्यूल तो बहुत है अभी के लिए। बाद में और दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। PYQ लगवा दूंगा, ये पढ़ो। देखिए, PCL5 है, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी आपको 80 दी हुई है। ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी का मतलब होता है छोटा डी, समझ पा रहे हैं? ये छोटा डी है। छोटा डी बोल लो या डीओ बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। और बताओ, MW आपको अल्फा से पूछा हुआ है। MW दिया है 208। इक्वेशन ये है, तो फॉर्मूला क्या लगाएं बताओ? अल्फा इज इक्वल टू, चलो पोल कराएं क्या? पोल कराना है? लगाओ 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 लगाओ। हाँ, सब पढ़ा चुके हैं पीछे, अब दिमाग लगाओ थोड़ा, जल्दी से आंसर बताओ। किनका जिनका लगता है जाओ अंगूठा दिखाते जाइए। पोल। %39। आदित्य, सोहम, उज्जवल, आयुषी। देखो भाई, सीधा आपको एक फॉर्मूला लगाना था जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है। अल्फा इज इक्वल टू DT माइनस DO अपॉन DO, ठीक है। अब देखिए, DT आप निकाल सकते हैं आराम से। DT क्या होता है? MT/2। DT को साइड में निपटा दो, MT/2। MT कितना होगा? इसके 1 मोल का मास, और इसके 1 मोल का मास 208 लगाने को बोला उसने। देखो, हालांकि होता 208.5 है, लेकिन उसने अप्रॉक्स बोला 208, तो 208 लगा लो, इतना भाव क्यों ना। 208/2 यानी कि 104। ये DT आ गया। DT यहाँ लगा दो 104। DO आपको दिया है 80, तो यहाँ लगा दो 80 डिवाइड बाय 80, खत्म। एक लाइन का सवाल था, ये भी गलत कर रहे हैं लोग, बताओ। और ये आ गया 24/80, 8×3 = 24.3। तोड़िए। नेक्स्ट, समझ में आ गया सबको? अंगूठा दिखाई फटाफट। अरे मेरे दोस्तों, अंगूठा दिखा दो। ठीक है, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर भी 9। क्या बात है, 8 पे 8, 9 पे 9। ये रिएक्शन है, डी आपको दिया हुआ है, अल्फा निकालना है।
लगाओ। जिनका लगता है अंगूठे दिखाओ। %37। आदित्य आयुष सुगम। देखो अब पहली चीज तो ये जो रिएक्शन आपने लिखी है N2O4 गिव्स 2NO2, मान लो इसके 1 मोल है ना, इसके 0 है, तो ये 1 में से मान लो अल्फा चला गया तो ये 2 अल्फा बन गया। एकदम वैसा ही पैटर्न चल रहा है। देखो तो यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल वही लग जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस डी ओ डिवाइड बाई डी ओ। ठीक है, dt की वैल्यू लगा दो यहाँ पे। dt की वैल्यू कितनी लगाओगे? अब dt आपको सोचना पड़ेगा भैया, हर बार थोड़ी dt वही लगा दो चिपका के। ये कहीं कोई सवाल है जब भाई साहब यही लगाता हूँ, है ना, सवाल चेंज है ना इस बार, तो ये थोड़ी लगेगा। अब आपको लगाना पड़ेगा, देखो इसके 1 मोल का मास N2O4 के, वो एम्प्टी होगा। तो पहले N2O4 के 1 मोल का मास निकालो। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो 14 इंटू 2, इसका 1 मोल का मास निकालो, प्लस ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 4 हो जाएगा, तो 20 प्लस 64, तो 60 बीस 80, 88 4 92। चेक करो, तो ये आ गया एम्प्टी। चेक करिए ये जो आया ये कौन है? ये एम्प्टी है। तो क्या dt निकाल लेंगे? dt हो जाएगा 92/2 एम्प्टी बाई 2 यानी कि 46। तो dt यहां से आया 46। समझ में आई बात? और dio दिया है 30, नीचे लगा दो 30, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 16 डिवाइड बाई 30। अब 3 5 15, 1 हासिल लगा, हासिल ले लेता हूँ, 3 3 9, 3 का 3 बना, तो ये बन जाएगा 5.3 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.53। चेक करो, क्लियर है तो तोड़ डालिए। कितनों को बात समझ में आ गई? चलें आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर पे। अगला है कि कल को मान लीजिए आपको कोई और जनरल रिएक्शन दे दे तो आप क्या करेंगे? जैसे, अच्छा एक और बात समझ लेते हैं, दोनों इक्वेशन में आपने एक ही फॉर्मूला लगा दिया। देखिए एक रिएक्शन ये वाली आई, ये रिएक्शन आई, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, बिल्कुल ठीक बात है। अगली रिएक्शन भाई साहब उसने चेंज कर दी, उसने कहा ये रिएक्शन है, आपने फिर भी सेम फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या इसके मतलब, इसका मतलब ये समझा जाए कल को कोई तीसरी रिएक्शन भी आ जाए तो क्या उसमें भी मैं सब में यही फॉर्मूला चिपका दूंगा? पहला प्रश्न। अगर आप कहते हैं हाँ चिपका दूंगा, सब में यही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो जवाब है, सवाल है कि क्यों? सब में एक जैसा ही डेटा बनेगा क्या हमेशा? तो दूसरा, अगर आपने कहा नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, अलग लगाऊंगा, तो फिर इन दोनों में सेम क्यों लगाया? इन दोनों में ऐसी क्या खास बात थी कि सेम लगाया? समझ पा रहे सवाल? तो आप पहली बात तो उसका सही जवाब है कि दोनों में सेम फॉर्मूला लगा है, लेकिन हर में सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर इसका जनरल वर्जन आप ढूंढेंगे वही मास कंजर्वेशन से, तो मान लीजिए एक रिएक्शन पकड़ लेते हैं N1A
भाई n1 जो कोफिशिएंट है वो तो बदलता रहेगा ना क्वेश्चन में। n1a गैसियस गिव्स n2b गैसियस प्लस n3c गैसियस। समझ में आ रही बात? तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट n1 है, यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n3 है, तो कोफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये भी 1 2 कुछ हो सकता है, तो ये चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन। तो जब ये चेंज होते रहेंगे तो फिर से आप वही मास कंजर्वेशन लगाएं, उसी से निकला है, उसी से आप निकालेंगे तो आंसर आएगा अल्फा इज इक्वल टू n1 बड़ा डी माइनस छोटा डी डिवाइड बाय छोटा डी, और नीचे आ जाएगा डेल्टा एन जी। ये जनरल वर्जन है, ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट का ये जनरल वर्जन है। कोई पूछे कहां से है तो आप कहेंगे वही मास कंजर्वेशन, वही पुराने कंसेप्ट, जैसे आप वो कर रहे थे वैसे यहां भी करो, बस थोड़ा यहाँ दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वहीं से आया ये वाला मामला, ठीक है। इसके 1 मोल मान लो, 1 में से अल्फा जाएंगे, फिर इसके सोचो, फिर मास कंजर्वेशन लगाओ, यही फॉर्मूला आएगा। डेल्टा एन जी क्या है? डेल्टा एन जी है यहाँ पे वही जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोडक्ट गैसियस सिग्मा रिएक्टेंट गैसियस सिग्मा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे इस सवाल में कौन है, n2 प्लस n3 माइनस n1, ये हो गया डेल्टा एन जी इस सवाल में। और n1 कौन है? n1 जो टूट रहा है उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्मूला है। अब अगर ये जनरल फॉर्मूला तो बताइए इससे क्या सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे? यस। 11 नंबर पे कोई आपसे पूछता है कि बताओ फिर वो दोनों में सेम फॉर्मूला क्यों लग गया, आप चेक कर लो ये क्यों लग गया। एक ये है, एक ये है। तो जरा बताइए यहाँ पे n1 कितना है? n1 मतलब जो टूट रहा है उसका कोफिशिएंट, ये n1 दोनों जगह कितना है? यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, दोनों जगह। तो दोनों जगह क्या n1 1 दिख रहा है आपको? डेल्टा एन जी निकालो, सब गैसियस है, तो बताओ डेल्टा एन जी यहाँ पे कितना हो गया? +1। यहाँ पे चेक करो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? +1। तो डेल्टा एन जी भी दोनों का सेम है, n1 भी दोनों का सेम है, तो फिर दोनों का आंसर भी सेम बनेगा। पुट करके देख लो उस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम? फॉर्मूला लगाना है, सब में कॉमन फॉर्मूला एक ही लगाना है आपको, अल्फा इज इक्वल टू n1 अपॉन डेल्टा एन जी बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी। ये लगाएं, खत्म करें। बताइए दोनों जगह अगर n1 की वैल्यू 1 1 है तो 1 पुट कर दो, यहाँ डेल्टा एन जी 1 है वो भी 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1, नीचे भी कितना 1, यहाँ बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी। चेक करिए ये आंसर है। इसीलिए दोनों जगह एक जैसा फॉर्मूला लग जाता है, यही फॉर्मूला यहाँ भी लग जाता है, यही फॉर्मूला यहाँ भी लग जाता है। इसीलिए आपने पिछले दोनों सवाल इसी से सॉल्व कर लिए, ये वाला भी, ये वाला भी। लेकिन हर सवाल इससे नहीं सॉल्व होगा, हर सवाल इससे सॉल्व होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब सुनिए अगला एग्जाम्पल, ये जैसे सवाल है 12 नंबर स्लाइड में। अब आप बात समझ गए या फिर आप एक्टिंग कर रहे हो, उसके लिए ये चेकिंग पॉइंट है, इसको लगाए। ये लग गया तो मतलब आप समझ गए कि बात सही में समझ गए। इसको लगाओ फिर फटाफट से। हार्ट वाटर फुल शुगर है, कितनों का लग गया? लग रहा है एक्टिंग कर रहे हो बैठ के। यार घर में जो चेहरे पे तनाव लग बैठता हूँ तो मैं इसे पढ़ता हूँ, लगता है घर वालों को बहुत सही पढ़ रहा है। हाँ ये सब जानते, सब खेले खाए मामला है। तो आप क्या समझ रहे हैं, मतलब दुनिया का ज्ञान है मेरे पास, आप विभिन्न प्रकार का। हाँ। घर में आप लोग पढ़ते हो ना बहुत समझदार बन के भाई साहब, घर वालों लगे ऐसे, कहीं तो भाई साहब ऐसे टेंशन में पढ़ते हैं इतनी कि चेहरे हंसी ना आ जाए।
घर वालों लग जाए, पढ़ नहीं रहा है। हाँ। चलो पोल कराएं। हाँ, 46%। आयुषी, शुभम, लियान। देखो भाई, रिएक्शन आपको ये दी है 3A 4B 3/2, अल्फा 40%, बड़ा डी पॉइंट छोटा डी बताना है। आइए समझे यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर है 10। रिएक्शन आपको दी हुई यहां पे 3A रिवर्सिबल 4B प्लस 3/2C। सबसे पहला कार्यक्रम आप करेंगे कि भाई साहब कोफिशिएंट ये कितना है इसका। तो देखिए इसका कोफिशिएंट N1 यानी कि 3, और डेल्टा एन जी निकाल लो। डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे? 4 + 3/2 - 3, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये हो गया 4 - 3/2, 4 2 8 - 3/5/2। ये चेक करिए, डेल्टा एन जी आ चुका है। क्लियर है? फिर आगे बढ़िए। फिर आप फॉर्मूला लगा दें, एक ही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है बस। अल्फा N1 नीचे डेल्टा एन जी, बड़ा डी छोटा डी छोटा डी, बस ये लगाना है। तो ये लगाइए और जीवन में खुशियां भरिए। अब जैसे आप ये लगाएंगे तो बताइए N1 की वैल्यू पुट कर दें आप। N1 की वैल्यू हो गई 3, डेल्टा एन जी हो गया 5/2, यहां लगा दो बड़ा डी माइनस छोटा डी डिवाइड बाय छोटा डी। ठीक है भाई? फिर इसको थोड़ा सॉल्व करो। अल्फा को दिया है, क्वेश्चन पढ़िए। अल्फा का प्रतिशत दिया हुआ था, पीछे पलट के देखें अगर आप, 40%। तो अगर 40% अल्फा है तो अल्फा कितना है? 40/100, 0.4, 0 0 काट दो, 4/10, 2/5। अल्फा 2/5 है, तो अल्फा को यहां पुट कर दो 2/5। तो ये हो गया 3/5/2, बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी। इतना समझ में आते ही आप देखिए ये कैंसिल हो गया। फिर कैसे? ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? 2/5। ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? 2/5। कहीं ऊपर आने देते, पहले काट दो ना। यहीं काट दो इसे। तो मैंने यहाँ कटने के बाद यहाँ बन गया 1, ये 3 इधर आ जाएगा तो 1/3। तो चेक करिए, बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी की वैल्यू आ गई 1/3। इसको लिख दो, बड़ा डी अपॉन छोटा डी -1 इज इक्वल टू 1/3। लिख सकते हैं? ये डिवाइड कर दो दोनों में, इसमें इसमें, तो ये 1 बन जाएगा। यहां से देखिए बड़ा डी अपॉन छोटा डी की वैल्यू आ गई कितनी? 4/3। ये आंसर है। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए। चले भाई। अब एक सामान्य ज्ञान आपको बताता हूं, अगर है तो, कंडीशन लगी अगर है तो, है ना? आइए सामान्य ज्ञान से करते हैं। सामान्य ज्ञान से अगर प्रश्न लगाया जाए तो देखिए, चीजें अल्फा दिया है आपको, ठीक। यहां कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? 3। यहां कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? 4 + 3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5। तो 4 + 1.5 यानी कि 5.5। चेक करो, इतना कर लेते हैं ना। तो जी क्या कहता है, जरा ध्यान सुनिए। जी कहता है यहां पे पार्टिकल दिख रहे हैं आपको 3, यहां पे पार्टिकल दिख रहे हैं 4 इसके, और 3/2 यानी कि 1.5 उसके, 5.5। ठीक है, इतना क्लियर? तो जब आप रिएक्शन को आगे ले जाएंगे, 40% ले जाएं, 20% ले जाएं, 10% ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, तो आगे की तरफ जब जाएंगे तो 3 पार्टिकल में से कुछ खर्च होंगे, तो खर्च कम होंगे, बनेंगे ज्यादा। बोलो भाई, क्योंकि रिएक्शन का डेल्टा एन जी कैसा है? देखो पॉजिटिव। डेल्टा एन जी कैसा है? पॉजिटिव।
और डेल्टा एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जब आप आगे की तरफ रिएक्शन को ले जाएंगे तो अल्फा जब आगे बढ़ेगा तो मोल बढ़ेंगे। बोलो भाई, कंटेनर में मोल बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। मोल बढ़ेंगे तो बताइए वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि मोल और वॉल्यूम का सीधा है रिलेशन। तो फिर डेंसिटी भी बढ़े, डेंसिटी घटेगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, क्योंकि डेंसिटी का कैसा कनेक्शन है बताओ? वॉल्यूम के साथ। पूरा ही लिख देंगे तो कोई और ही समझ जाएंगे। हाँ भाई, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का उल्टा है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। डेंसिटी अगर घटेगी तो वेपर डेंसिटी जो होगी वो भी घटेगी, बराबर, क्योंकि वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा है। और वेपर डेंसिटी अगर घटेगी तो इसका मतलब जो छोटा डी है वो छोटा आएगा। बाद वाली वेपर डेंसिटी क्या है? छोटा डी है ना, तो वो छोटा आएगा। किससे? बड़ा डी से। तो बताइए, बड़ा डी बड़ा आएगा और छोटा डी छोटा आएगा। यानी कि बड़ा डी अगर बड़ा आएगा तो ये बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो ये जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होगा। हेलो गाइस, चाय पी लो। देखो वो आ गया। बाकी देखिए, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए आंसर में। आंसर में न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। यहां देखो न्यूमरेटर बड़ा है, यहां डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, काट दीजिए। मौज आगे तो कीबोर्ड तोड़िए, नहीं तो अपना टेस्ट चेंज करिए। आपका टेस्ट बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। यूं ही नहीं कोई जे बन जाता है, समझ पा रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा था कॉन्सेप्ट किलिंग होनी चाहिए। अगर आप ये बातें सोच पाएंगे तभी, जब आपने पूरा कंसेप्ट समझाओ। अब मान लिया कोई चवन्नी वाली जनता जो होती है वो क्या करती है, वो भाई साहब फॉर्मूला याद करके चली जाती है। ऐसे कहते हैं मैंने कुछ सर पढ़ा नहीं ज्यादा, मैं क्या करके आया हूँ, मैं फॉर्मूले याद कर लेता हूँ। कहते कौन कौन से याद है बेटा तुम्हें फॉर्मूले? कहने एक तो ये याद कराया था मास्टर जी ने, एक ये याद कराया था, एक ये और फिर बहुत गुस्सा हो गए थे हम लोग तो एक ये वाला याद करा दिया था। बस इतना ही बताया है, बाकी कुछ पता ही नहीं भैया। ना भैया को पता ना आपको पता है। दोनों खेल रहे हैं, ना जीवन काट रहे हैं दोनों। अब कॉन्सेप्ट क्लियर क्या कहता है? कॉन्सेप्ट क्लियर कहता है पेन भी नहीं चलाऊंगा। देखिए ये सब दिमाग में, हाँ दिल का डॉक्टर बनूंगा, ये सब दिमाग में। देखिए यहाँ कितने 3 है, यहाँ कितने हैं? 3 से ज्यादा दिख रहे हैं, 4 दिखते 3 से ज्यादा हो गए। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं। जो व्यक्ति बैठ के 3/2 जोड़ रहा है इसमें, वो भी है। वो तो मैंने आपके लिए जोड़ा ना, मतलब जो जो अगर आप पेपर में स्वयं जोड़ रहे हैं, इसके आगे ये जोड़ रहे हैं, तो भैया फिर आप हो गया आपका, फट छप गई फोटो। गाना गाइए, ये खबर छपवा दो अखबार में, उर्मिला मातोंडकर अक्षय कुमार खिलाड़ी। ठीक है। तो देखिए मुद्दा ये है, अफलातून, सॉरी, हाँ अफलातून, आई एम सो सॉरी, मूवी का नाम चेंज करिए, अफलातून। हाँ पोस्टर करेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 3 देख पा रहे हो, हाँ, इसको 3 देख पा रहे हो, इसको 4 देख पा रहे हो, इतना देखते समझ में आ जाता है आगे जाने पे मोल बढ़ रहे हैं। और आगे जाने पे मोल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कंटेनर में मोल तो बढ़ेंगे। बोलो भाई, कंटेनर में चीजें बढ़ रही हैं आगे जाने पे ना, आगे जाने पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो मोल बढ़ेंगे। दिमाग पे चलाइए कैसे, मोल बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ा, सीधा रिलेशन। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी, उल्टा। डेंसिटी घटी तो वेपर डेंसिटी भी घटी। यस। तो बाद वाली वेपर डेंसिटी छोटी होनी चाहिए, तो पहली वाली बड़ी होनी चाहिए। तो पहली वाली ये थी, ये बड़ी होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। चेक करिए यहां से, बिना पेन चला टिक करेंगे, नाम लिख दूंगा यहाँ पर। ये लीजिए, तू कौन है, तेरा नाम क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट। कितनों को मौज आ रही एकदम जबरदस्त वाली? 14। तो खेल के नियम बदल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला केस है जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन। एक जनरल केस इसका बना लेते हैं जरा, जहां जैसे वो फॉर्मूला आया ना, तो जनरल केस से ही आया ना, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक पॉइंट उससे मिलता जुलता। मान लीजिए आपके पास ए एन टाइप का कुछ है, एक एंटिटी है, इसको आपने तोड़ डाला और इससे बना दिया एन एंटिटीज ऑफ ए। ये भी गैसियस था और ये भी गैसियस था, यानी कि आपने एक पार्टिकल तोड़ा और एन पार्टिकल बना दिया। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन है।
n 1 से बड़ा होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है n 1 से बड़ा होगा, बराबर। या ये भी कह सकते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, है ना। ये बहुत ज्यादा नहीं इतना समझना है, तो n 1 से बड़ा होगा, इतना समझ में आता है ना। अब देखिए, एक तरीके से ये डिसोसिएशन है। अब ये डिसोसिएशन है तो इसमें n1 कितना है, n1 देखो, इसके 1 मोल है। अगर आप मान लो फॉर्मूला नहीं, वो फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है, मान लो ये भी भूल गए, मान लो आपके तेज दिमाग ने कहा भाई साहब मेरे को ये भी नहीं याद आया, ये नहीं याद आया, क्या मेरे पास कॉन्सेप्ट से जल्दी से कर सकता हूँ? हाँ। इसके कितने मोल है? 1, इसके कितने? 0। 1 में से कितने जाएंगे? अल्फा। इसका 1 जाएगा तो इसके कितने बनेंगे? n। इसके अल्फा गए तो इसके कितने बनेंगे? n अल्फा। बोलो भाई, क्लियर? t इज इक्वल टू 0 पे जो मास होगा, क्या t इज इक्वल टू t1 के मास के बराबर होगा? मास कंजर्वेशन बताइए, t इज इक्वल टू 0 पे कितने मोल है? 1 मोल। तो 1 मोल में मल्टीप्लाई कर दो, क्या एम्प्टी। बाद में कितने मोल हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। देखो बाद में कितने मोल हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। किसके? मिक्सचर के। और मिक्सचर के 1 मोल का मास MO, दोनों को बराबर कर दो। चेक करिए, इक्वेशन आ चुकी है। सवाल खत्म, इसी से लग जाता है सवाल। बाकी तो फॉर्मेट है, आप बना रहे हैं, खत्म है सवाल, तो खत्म है। 2 लाइन का सवाल है। कोई पूछे कौन सा फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट। आप ये चेक करा देता हूँ। मान लो मैं आपका सॉल्व करने का बहुत मन कर रहा है, तो आप करिए इसके आगे सॉल्व। बाकी जरूरत नहीं, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से लग जाएगा ना, इससे भी तो क्वेश्चन लग जाएगा, इक्वेशन ही तो है। MT अपॉन MO की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ जाएगी बताओ? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसको लिख दो 1 प्लस अल्फा और अंदर बन जाएगा n माइनस 1। समझ में आती बात? तो ये आ गया MT बाय MO। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, यहाँ जगह खत्म हो गई। तो 15 नंबर, यहां से इक्वेशन आ गई 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू MT अपॉन MO। यहां से आ गया अल्फा इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू MT अपॉन MO माइनस 1। यहां से आ गया अल्फा इज इक्वल टू MT माइनस MO अपॉन MO, और ये n माइनस 1 उधर भेज दो। ये देखो, चेक करो। कैसे हुआ शहर? शॉल कैसे होगा? शॉल सॉल्व करो, शॉल मत करो। इसको देखो, MT MO इधर ले आओ तो MT माइनस MO अपॉन MO बन गया, और ये n माइनस 1 डिवाइड कर दो नीचे, तो ये बन गया, सॉल्व हो गया। अब मान लो आपका चलता ही नहीं इतना, भाई साहब इतना भी नहीं चलता, कह रहे इतना कौन करेगा, कह रहे इतना सॉल्व नहीं कर सकता मैं, तो इससे लगा लो, इससे लगा लो, देखिए खत्म सवाल। तो भाई इक्वेशन जो ये है, ये जैसी है वैसी तो ये भी है ना, कोई अलग थोड़ी है ना। इससे सवाल लगेगा तो क्या इससे नहीं लगेगा? तो इससे लगा लो। कह रहे मैं लॉजिकल नहीं हूं, मेरे को ये भी नहीं समझ में आता, तो फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला कौन सा? मान लो आप कहते हैं मैं बिल्कुल ही एकदम पैदल, मैं फॉर्मूला किंग हूं, लर्न बाय हार्ट वाला आदमी हूं मैं, दिल से दिल की पढ़ाई। अल्फा डेल्टा NG, ये लीजिए, ये लगा लीजिए भैया। N1 कितना था सवाल में? देखो N1 कितना है सवाल में? 1। देखो, और डेल्टा NG कितना है? n माइनस 1, फाइनल माइनस इनिशियल, गैसियस है दोनों। तो इस सवाल में N1 1 है और डेल्टा NG हो गया n माइनस 1। समझ में आ रही बात? तो यहाँ लगा दो N1 1 और डेल्टा NG n माइनस 1, बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी। चेक कर लो, जो ये है वही तो वो है। देखिए, अब ये बड़ा डी क्या है? DT, ये DO, ये DO। इसकी जगह लिख दो MT/2, MO/2, MO/2, 2 2 कट गया, यही तो आ गया। देखो, ये देखो, सेम सेम। ऐसे खेलना है, ऐसे खेल लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला से। कॉन्सेप्ट की लिंक करनी है तो मास कंजर्वेशन से खेल लीजिए। मतलब विभिन्न तरीके हैं, कहीं से तो खेल लीजिए। मतलब कितना समझ में आ गया दोनों तरीके? 16 नंबर पे आ जाइए। पानी भी फूक फूक के पीता हूं। आइए समझे, 16 नंबर पे।
ठीक है, अब सुनना लास्ट बात, जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन करा दिया आपको, तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला चलता है। देखिए कोई पूछे भाई साहब ये फॉर्मूला कैसे आ गया, तो कहते ये फॉर्मूला यहां से, देखो ये फॉर्मूला यहां से आ गया, यहां से, ये कहां से आ गया, मास कंजर्वेशन से, तो मास कंजर्वेशन लगाइए, ये आता है यहीं से, फॉर्मूला आ जाता है, खत्म। समझ में आ गई बात। तो ये फॉर्मूला ऐसा कोई हवा थोड़ी आ गया, यहीं से है मास कंजर्वेशन, या फिर इस फॉर्मूले से बोल दीजिए ये आ गया है, कहीं से घुमा फिरा समझ लीजिए। मतलब जनरल केस ऑफ लास्ट, पीछे आपने जो पढ़ा वो जनरल केस क्या था, डिसोसिएशन का, आप पढ़ने जा रहे हैं जनरल केस ऑफ एसोसिएशन। बहुत ज्यादा अगर भावुक हो जाएंगे नीट वाले या कहीं जेई वाले तो फिर ये पूछ लेते हैं बहुत ज्यादा, तो ये बस ये अंत है। एसोसिएशन का एक केस और समझ लीजिए, बहुत पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे आपसे। इसमें क्या होगा कि जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, गैसियस, इसके एन पार्टिकल्स एसोसिएट होकर के क्या बना देंगे, ए होल एन बना देंगे, और इसका एक पार्टिकल बना देंगे, तो ये हो गया एसोसिएशन, एन चीजें मिलकर के एक चीज बना रही है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे भाई साहब इसमें n1 कितना है, तो n1 हो गया n, देखो n1 कितना है n, और डेल्टा एन जी कितना है, डेल्टा एन जी हो गया 1 माइनस एन, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब अगर आप कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट से कर लो भैया, इसके 1 मोल है, कॉन्सेप्ट भी 2 लाइन का ही तो है, इसके 0 है, तो 1 में से अल्फा ही जाएगा, तो बताओ अगर इसका n जाता है तो इसका 1 बनता है ना, तो देखो n जाने पे 1 बनता है, तो 1 जाने पे कितना बनेगा 1/n, तो अल्फा जाने पे कितना बनेगा अल्फा बाई एन, अल्फा जाने पे कितना बनेगा अल्फा बाई एन, बराबर, तो अल्फा के अल्फा बाई एन बन गया। मास कंजर्वेशन लगाना है बस आपको, सिंपल, t इज इक्वल टू 0 पे जो मास है और t इज इक्वल टू t1 पे जो मास है बराबर कर दो, बताओ t इज इक्वल टू 0 पे कितना मास है, इसके 1 मोल है, तो 1 इंटू एम टी, फाइनली कितने मोल हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और इंटू एमओ, चेक कर लीजिए आंसर आ गया, खत्म। कोई पूछे सवाल लगाओ, कहेंगे इसी से लग जाएगा सवाल, इसमें क्या दिक्कत है, सवाल इसी से लग जाएगा ना, आगे मॉडिफाई करें क्यों, कोई पूछे मेरे को मकसद है सवाल लगाना, तो मैं भैया इसी से लगा दूंगा ना, मैं आगे क्यों मॉडिफाई करूंगा, मैं कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखता, इसे सवाल लग जाता है मेरा, सिंपल। कोई पूछे एन की वैल्यू कैसी होगी, तो अगर कोई बगल में आपको लिख दे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऐसा, तो भावुक मत हो जाना, एकदम सही लिखा हुआ है, ये देखिए पॉलीमराइजेशन जैसा प्रोसेस है। अब ये एन जो होगा वो या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा, अगर एन 1 हो गया तो फिर काहे का पॉलीमराइजेशन, एक चीज मिलकर के एक चीज बना रही तो पॉलीमराइजेशन थोड़ी हुआ, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कम से कम 2 चीजें मिलकर के एक बनाएंगी तो डाइमर बनेगा, 3 चीजें मिलकर एक बनाएंगी ट्राइमर बनेगा, उस टाइप का पॉलीमराइजेशन, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऐसा लिखा मिल सकता है। अब मान लीजिए आपको मन है नहीं मेरे को तो इसको समझना है, सवाल तो हो जाएगा इससे, आप कह रहे नहीं मेरे को इसको कनेक्ट करना है बाकी चीजों से, तो कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट बहुत अच्छा करता हूं, देखिए, तो अब 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन इज इक्वल टू, यहां से देखिए कितना आ गया, ये इधर डिवाइड कर देते लाके एम टी बाई एमओ, ठीक है, फिर यहां से आप निकाल लीजिए 1 प्लस अल्फा, अंदर बन जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू एम टी बाई एमओ, ठीक है, फिर ये 1 उधर भेज दो, ये वाला 1 उधर भेज दो, तो बन जाएगा अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, उधर जाके बन जाएगा एम टी अपॉन एमओ माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो भैया थोड़ा सा, एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ, ठीक है, और ये जो 1 अपॉन एन माइनस 1 इसको उस साइड भेज दो, बस खत्म, जैसे उसको उस साइड भेजोगे आपको आंसर नजर आना शुरू हो जाएगा, चेक करिए, इसको जैसे आप यहां नीचे भेजेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं फिर कनेक्ट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, देखो अल्फा की वैल्यू आ रही एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ, और वो पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, पूरा टर्म मतलब 1 बाय एन माइनस 1, ये देखो, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो, देखो 1 अपॉन एन माइनस 1 को सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ऊपर एन मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी एन मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा एन, यहाँ एन मल्टीप्लाई करोगे तो एन से एन कट जाएगा तो बचेगा 1,
यहाँ पे n आ जाएगा तो 1 माइनस n। चेक करो, तो सॉल्व कर लो, जैसे भी समझ लो, n अपॉन n माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ बन जाएगा mt माइनस mo अपॉन mo। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पूरा सॉल्व कर लो, जैसे भी इच्छा हो। चेक करिए, ये आ रहा है, ये अगला फॉर्मेट आ गया, ये भी सेम है, 1 माइनस है, सॉरी। ठीक है भाई, ऊपर n मल्टीप्लाई कर दो, नीचे n मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, और यहाँ n हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये भी सेम बातें ही तो हैं। देखिए, ये लिखो या ये लिखो, सब एक ही तो है। ये n ला करके यहाँ नीचे डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा 1 बाई n, ये बन जाएगा 1। देखो, ये बन गया, ये सब सेम है। अब आप कहते हैं भाई साहब, जो ये है वही ये है, और जो ये है वही ये है, और ये अगर आपको लगाना है, इससे सवाल लगाना है, मान लो इससे सवाल आ गया, इससे लगाओ या इससे लगाओ, या फिर इससे लगाओ, या इनमें से कहीं से लगाओ, या फिर सबसे आसानी इससे लगा लो। जाओ ही क्यों, वहां सवाल इससे भी तो लग जाएगा भाई। सवाल में क्या होगा, अल्फा देगा, एमओ देगा, एमओ पूछेगा, एमटी दे देगा, खत्म, लगा लेंगे यहाँ सवाल। तो सवाल तो यही से लग जाएगा ना। अब आप कहते हैं मेरे को कनेक्ट करना है, मान लो मेरे को ये सब कुछ नहीं समझ में आता भाई साहब, कहते मेरे को सस्ते में एकदम बता दो, कुछ मत पढ़िए आप, क्या पढ़ के चले जाइए, एक फॉर्मूला। जिसको एकदम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, वो भाई साहब एक फॉर्मूला याद करके चला जाए, अल्फा इज इक्वल टू n1 अपॉन डेल्टा एनजी बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी, बस सिंपल। और कूद जाइए एग्जाम में, हर सवाल लग जाता है इस प्रकार का। n1 की वैल्यू कितनी है सवाल में, पढ़ लो। n1 कितना, देखो n, डेल्टा एनजी कितना है 1 माइनस n, पुट कर दो। n1 कितना, n, डेल्टा एनजी कितना 1 माइनस n, बस खत्म। चेक करिए डायरेक्ट। तो आप सीधे फॉर्मुलेस खेलना चाहते हैं, फॉर्मुलेस खेल लीजिए, कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं, मास कंजर्वेशन से लगा लीजिए, हर तरीके से मैंने आपको बात बता दी। तो कोई पूछे ये यहां से भी आ सकता है, यस, डायरेक्ट फॉर्मूला, लर्न बाय हार्ट। यहां से भी आ सकता है, यस, ये दोनों सेम है, यस, इसीलिए कॉन्सेप्ट किलिंग और फॉर्मूला दोनों मैच। तो फॉर्मूला आया कहां से, इसका आइडिया भी लग गया आपको। अब कहते हैं भाई साहब, आपने 18 स्लाइड में जितना पढ़ा है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। ऐसा भी अगर कोई है तो उसके लिए भी आखिरी एक समय, मान लो 18 स्लाइड भाई साहब इतनी जान देकर पढ़ा दिया, और भैया कहते हैं हमें कुछ नहीं समझ में आया। भैया तब चूरन चाट रहे थे, लाल कलर वाला, एक काला भी आता है, काला चूरन। कह भैया कह रहे अब बताओ, अगर मैं अभी, अच्छा कोई मान लो कहे मैं अभी भी आया हूं और मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक आध सवाल लग जाए मेरे से, कुछ बता सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं। 19 नंबर में भैया को एक फॉर्मूला बता देना, कह देना आप कुछ भी सवाल इस प्रकार का आ जाए, अल्फा n1 नीचे डेल्टा एनजी, यहां लगा देना बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी, खत्म। कहना किस में लगाना है ये फॉर्मूला, सब में, सब में, मतलब धरती कोई सवाल इस प्रकार का आ जाए, एप्लीकेबल एवरीवेयर, लर्न बाय हार्ट, नसों में दौड़ा लीजिए इसको, खत्म। हाँ, नसों में दौड़ा लीजिए, ठीक है, खत्म, फिनिश। कोई सवाल है भाई साहब, ये वाला आया, कह हाँ, पीछे वाला आया, डिसोसिएशन वाला, हाँ, कहने और कोई आ जाए, ये वाला, हाँ, कहने उसके पहले वाला, क्यों नहीं, उसके भी पहले वाला, बिल्कुल, सबसे पहले वाला, बिल्कुल, उससे पहले, सब कुछ। तो मतलब बिल्कुल नस नस में इस तरह तू समाने लगा, ये हल्का याग्नि, खत्म मामला। ठीक है भाई, तो ये मामला खत्म है। अब कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो ये फॉर्मूला याद करके चले जाइए और इसको लगा ले। अब मान लो कोई और भी तेज वाले हैं, वो कहते हैं भैया मेरे को ये भी नहीं याद रखता कि ये पहले कौन आएगा, यहाँ छोटा या बड़ा डी। तो भैया पहले बड़ा आता है, बड़ा आदमी है, देखो याद कर लो इसे, पहले बड़ा फिर छोटा। कि नीचे कौन आता है, जो छोटा है उसको नीचे बैठा तो शिफ्ट हो जाएगा, बढ़िया, यहाँ पे मेज के नीचे बैठ जाओ, इसको नीचे बैठा दो, खत्म। हर प्रकार का आप मतलब कितना गिरना चाहते हो वो आप तय करिए।
कितने भी तेजस्वी होंगे, मतलब मैं आपको पहुंचा तो दूंगा। मतलब अगर मेरी आप क्लास में आए तो आप समझ के तो जाएंगे। आप चाहे कितने भी मतलब बुद्धिजीवी हो, और चाहे आप कितने भी मतलब पैदल हो, पूरी रेंज कवर है। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो पूरा लीजिए पीछे का ये, इससे तो धरती पर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर करनी, जल्दी लगाना है सवाल, ये लीजिए। कहें कॉन्सेप्ट क्लियर करनी, जल्दी सवाल लगाना, ये लीजिए। कहें एक फॉर्मूले में समेट दो पूरा, नस नस में इस तरह तो समाने लगा, ये लीजिए। चलिए, मेरे क्वेश्चन और मॉड्यूल काफी नहीं है, काफी से ज्यादा है। एक पूछ रहा है आपके क्वेश्चन और मॉड्यूल काफी है, नहीं काफी नहीं है, गलत बात है। काफी से काफी ज्यादा है। ठीक है, बाकी समय बचे तो अपना कॉकरोच वॉकरोच पढ़ने में लगाइए ना। जीवन कॉकरोच भी पढ़ना है आपको, नहीं? कॉकरोच चेंबर पढ़िए, कितने होते हैं सब है। फूल पत्ती बनाइए। ये जीवन बिजी रहिए। अब ये खत्म, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन खत्म। मॉड्यूल डिस्कशन की क्लास और नेक्स्ट महीने में लगाऊंगा मैं, ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो मॉड्यूल डिस्कशन की क्लास नेक्स्ट महीने में और लगा दूंगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि आपकी एक क्लास अभी मॉड्यूल डिस्कशन की इस महीने की बची है। बची है? नहीं बची है, खत्म हो गई ना? नहीं बची, एक बची है। अरे एक बची, एक बची। आज 9:30 से 11 जो है ना, हाँ, आज जो 9:30 से 11 उसमें मोल तो खत्म हो गया ना। तो आज टुडे 9:30 PM इस पे मोल का डिस्कशन चलेगा। उसके आगे जहां तक हो गया था, कितने क्वेश्चन हो गए थे मोल में? मोल में कितने क्वेश्चन हो गए थे? हाँ, उसके आगे बढ़ेगा, ठीक है?